ये गीली मिट्टी। नहीं तो उसको खोल लो ना, मैं आपको Yes. कोड बता देती हूँ। जी 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 बिल्कुल। फिर दिया मैंने। It's okay. ओके Whenever you're ready. नमस्कार, सोशल सुमित डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूं। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, और शायद ये सवाल मेरा नहीं है, ये उन तमाम दर्शकों का भी होगा जो ये शो देख रहे हैं, कि हम सब ना इन्वायरमेंट के प्रति सजग हैं और हम सब अपना योगदान देना चाहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। तो सिंपल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? बिल्कुल बेबी स्टेप्स। एक ऐसा कदम जो मैं आराम से सहजता के साथ उठा सकता हूँ एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो क्या होगा? वो थोड़ा प्लीज़ आप अपने हिसाब से बताएं कि हम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ा मत सोचो। बहुत लोग बहुत बड़ा सोच रहे हैं, आप छोटा भी सोचो, बहुत है। कहीं से भी स्टार्ट करो। आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं करंट ले लूँ, लेट्स से आप सिटी में रहते हैं, आप एक फ्लैट में रहते हैं, आप नौकरी करते हैं, कोई बात नहीं, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपके घर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी चीज आप क्या कर सकते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी चीज पर जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, आप अपना कूड़ा सिग्रीगेट कर सकते हैं। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। गीले कूड़े का आप खाद बना सकते हैं। लोग कहते हैं जी हम तो कोई पॉट्स रखते नहीं है, तो क्या हुआ, आप खाद बनाइए ना। आपके आसपास पेड़ होंगे, आप उन पे जा करके डाल दीजिए, वो खुश होंगे। कोई पब्लिक पार्क होगा, आप उसमें डाल दीजिए। नहीं कुछ तो आप बाहर फेंक ही दीजिए जमीन पे, उससे भी फायदा ही होगा। आपके सोसाइटी के पार्क्स में डालिए, पर आप खाद बनाइए। अगर आप खाद बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कूड़ा जो लैंडफिल में जा रहा है पहले, तो वो ऑटोमेटिकली 80% कम हो जाएगा। दैट इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट। अगर आप सोचिए सारे लोग ये करना शुरू कर दे तो वो बूंद बूंद करके जो सागर बनता है वो आपको होता है। दूसरी चीज, वहीं पे आप अपने कंजम्पशन पे ध्यान दीजिए। ऑल ऑफ अस हैव सो मच पावर, इट इज अनबिलीवेबल। ये पूरी दुनिया और सारे इंडस्ट्रीज ना हमारे बाइंग पावर से चल रही है। अगर आप अपने बाइंग डिसीजंस थोड़ा सोच समझ करके करना शुरू कीजिए कि मैं किन कंपनीज को सपोर्ट करने वाला हूं अपने पैसे से, अपने वॉलेट पावर से, मैं क्या खरीदूंगा और क्या नहीं खरीदूंगा। That itself will change the world if you do nothing else. So just be conscious of who you are buying from and what do they stand for. Do they stand for animal cruelty? क्या वो पर्यावरण को नुकसान करते हैं? क्या वो बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में? क्या वो सोशल चीजों को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है? क्या वो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं या सारा पैसा आपको बाहर जा रहा है एमएनसीज के थ्रू? सो ये सारी छोटी छोटी चीजों से ही आपका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, अगर कुछ और ना भी करें। फिर अगर आपके घर में ही आए, ऑलमोस्ट सबके घरों में आरओ लगा हुआ है, आप देखिए उसमें पानी का कितना ज्यादा वेस्टेज होता है। तो क्या आप वो आरओ को हटा सकते हैं? क्योंकि अगेन 50 टीडीएस के पानी में भी हम आरओ लगा लेते हैं, 100 टीडीएस के पानी में हम आरओ लगा लेते हैं। नहीं जरूरत है ना, 150 टीडीएस तो कम से कम होना चाहिए। पर अगर आपके यहाँ आरओ है भी तो उसके पानी को इकट्ठा कीजिए, चाहे आप उसको अपने कूलर में यूज कीजिए, चाहे आप अपने क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज कीजिए। उनको पौधों में मत डालिएगा, ऑफकोर्स आरओ का वेस्ट वाटर, आपके पौधे मर जाएंगे, वो मत कीजिएगा। बट वो आरओ के पानी को वेस्ट मत होने दीजिए, उसको ड्रेन में मत जाने दीजिए। क्या आप कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपने घर में? मोस्ट ऑफ द पीपल कर सकते हैं। क्या आप, अगर आपका एक बड़ा घर है, जैसे कि 10-15 सदस्य रहते हैं, तो क्या आप एक छोटा सा बायोगैस सिस्टम लगा सकते हैं जो आपके टेरेस में बन जाता है, सिंटेक्स टैंक से बन जाता है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या आप अपना ग्रे वाटर कलेक्ट कर सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप सोलर पावर से अपनी कुकिंग कर सकते हैं या काफी सारा बिजली का संरक्षण कर सकते हैं? छोटा सा एक विंड पावर का टर्बाइन लगा सकते हैं, टाइनी सा सिस्टम होता है, सस्ता सा होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने घर में, बिना अपना लाइफस्टाइल चेंज किए हुए और बिना किसी मेजर इन्वेस्टमेंट के। एक चीज और आती है जहन में, सपोज कीजिए कि मेरे पास अपनी जमीन है और मैं आपके पास आता हूँ, गीली मिट्टी के पास आता हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? क्या सपोर्ट मिलेगा आपसे? आप हमारी मदद कैसे करेंगी? अगर ज़मीन हमारे पास है, वो कहीं भी हो सकती है, और मैं चाहता हूँ कि आप
उसमें हमारी मदद करें और मैं एक मिट्टी का घर बनाऊं उस पर। तो कैसे आप हमें सपोर्ट करेंगे? पिछले इतने सालों में हमने सिखाना शुरू किया था 2016 में। 2016 से हम नेचुरल बिल्डिंग, पर्माकल्चर, वाटर हार्वेस्टिंग, अर्थ वर्क्स, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बहुत वर्कशॉप्स कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग, नेचुरल फार्मिंग, सब कुछ। इतने सालों में मैंने गिनती भी नहीं की है ऑनेस्टली कि हमने कितने लोगों को ये प्रशिक्षण दिया हुआ है, और ये सब अलग अलग जगह में, दुनिया के हर कोने में, सिर्फ देश में नहीं, हर कोने में इन्होंने अपने घर बनाए हैं, अपने फार्म बनाए हैं, अपने एग्जिस्टिंग हाउस में, एग्जिस्टिंग जॉब में चेंजेस लेकर के आए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो एक चॉइस था। मुझे याद है पिछले साल हमने एक ट्रेनिंग दी थी, करीब 120 बच्चे थे आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से और उनके प्रोफेसर्स थे। तो उनमें एक बच्चे ने पूछा था, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट ने, कि आप और ज्यादा लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में घर क्यों नहीं बनाते हैं जब लोगों को इतनी ज्यादा इसकी नेसेसिटी है। तो उस समय मैंने कहा था कि अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो आप ये सोचो कि हम एक साल में अगर हम कॉन्ट्रैक्टर की तरह बस आपके घर बना रहे हैं जो इतने सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम कितने बना लेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वर्सेस अगर ये 10 दिन के वर्कशॉप में अगर 120 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप अभी ग्रेजुएट करेंगे, पास आउट करेंगे, यही काम करना शुरू करेंगे। प्लस ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जिनका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और हम उन सबको बोलते हैं कि आपको स्पेशली आने की जरूरत है। ये सारे लोग जिनको हम एक साल में कितने लोगों को हम सिखा सकते हैं, तो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट किसमें है कि हम लोगों को सिखाएं ताकि वो खुद से अपना मकान, अपनी जीवन शैली सब कुछ बना सके, या ज्यादा इम्पैक्ट इसमें है कि हम जी बस पैसे लें और हम आपका घर जाकर के आपके लिए बनाएं। तो इसीलिए हमने एजुकेशन का माध्यम चुना है। अब हैविंग सेड दैट, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। यूजुअली हमारा प्रेफरेंस होता है सोशल प्रोजेक्ट्स, जैसे हमने एनिमल शेल्टर्स किए हैं, हमने आपको बच्चों के लिए स्लम्स में आपको स्कूल्स किए हैं, इस टाइप के हमने बहुत प्रोजेक्ट्स किए। हमने आपको संस्थाएं होती हैं जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, उनके लिए काम किया ताकि वो इसको आगे और बढ़ा सके क्योंकि उनके इतने फॉलोवर्स हैं। तो हम प्रेफर करते हैं ये सोशल प्रोजेक्ट्स करना और उनको ट्रेनिंग देना। और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने आगे जाकर के अपने घर बनाए हैं, बहुत सारा अच्छा काम किया है, उनको हम हमेशा सपोर्ट देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स कभी ऐसे नहीं होंगे कि वो हमें कांटेक्ट करें कि अब हम अपना ड्रीम रियलाइज करना चाहते हैं और गीली मिट्टी ने कभी अपना हाथ पीछे खींचा हो। वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग है और हम हमेशा उनके साथ हैं, और कई लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। एक रूल जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि जब लोग हमें कांटेक्ट करते हैं कि जी हम अपना घर बनाना चाहते हैं या हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जी पहले आप आइए। अगर आपके पास 1 महीना 2 महीने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ एक 3 दिन के वर्कशॉप ले आ जाइए, यानी कि वीकेंड वर्कशॉप के लिए ही आ जाइए, पर इतना कम से कम आप कीजिए। उससे पहले हम कंसल्टेंसी नहीं दे सकते हैं, और ये नेसेसरी है क्योंकि जब तक लोग एक बार कम से कम बेसिक्स नहीं समझ ले और देख नहीं ले, सीइंग इज बिलीविंग जो कहते हैं, मैं तो कहती हूँ एक्सपीरियंसिंग इज बिलीविंग। तो जब तक ये इसको एक्सपीरियंस नहीं कर ले तब तक ये ना सिर्फ एक शौक रहता है कि अच्छा मेरा मन कर रहा है पर मेरा परिवार इसके खिलाफ है, मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ। और अगर उनके साथ हमने कभी कंस्ट्रक्शन शुरू भी किया ना तो वो इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसे नहीं, जो मिट्टी का ही तो घर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। पर जब वो आएंगे और एक गुरु शिष्य का रिलेशनशिप पहले बन जाता है तब वो इस पूरे प्रोसेस को उस रिस्पेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। इसीलिए ये हम हमेशा कहते हैं कि पहले आप कम से कम, अगर आप इतना बड़ा काम करने वाले हैं कि घर बनाने वाले हैं, आप उसके लिए 3 दिन नहीं निकाल सकते, 5 दिन नहीं निकाल सकते, 15 दिन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अगर आप नहीं निकाल सकते तो शायद अभी ये स्टेज आपके लिए सही नहीं है स्टार्ट करने के लिए। जब आपके पास इतना टाइम हो कि आप इसको सीरियसली डेडिकेट कर सकते हैं तब आप शुरू कीजिए, और हम ऑफ कोर्स हमेशा हैं हेल्प करने के लिए। इस कोरोना काल में लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। आप कैसे रिएक्ट करती हैं इस पूरे माहौल में? आपका क्या रिएक्शन है? और आप इस कोरोना काल में लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से?
आई एम सो ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं जो बोलने वाली हूँ ना वो शायद कन्वेंशनल नहीं होने वाला है और शायद कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आए, पर मैं फिर भी ये कहूँगी, है कोरोना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और हम सब के दिल में वो चुभ रहा है, क्योंकि हम सब के घरों में ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अनटच्ड हूँ, हम सब टच्ड है। यहाँ पे हमारी जितनी टीम है, इतने सारे बच्चे हैं, गांव वाले हैं, सब कोई है, हमारी बाकी प्रदेशों में टीम्स है, सबके घरों में, लव्ड वंस में, जान पहचान में, हर के घर में आपको कोई ना कोई रो देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं जी। बट मैं फिर भी ये कहती हूँ कि ये है, जितना हम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जब हम अपना दायित्व निभाएं, एक तो हम ये टाइम है हमारा अंदर जाने का, यानी कि ज्यादा फोकस करना अपने मेडिटेशन में, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में, अपना फिजिकल हेल्थ सिर्फ नहीं, अपना मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखने का। और सिर्फ अपना नहीं, जब हम खुद स्ट्रांग होंगे, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी, तभी हम लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं। आई फील हमारा काम, मेरा काम है पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। इस टाइम पे सब सिर्फ न्यूज देख रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आई डोंट नो लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, कि आप जितना नेगेटिव बात करेंगे और जितना फियर साइकोसिस में रहेंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी गिरती जाएगी और उतना ज्यादा भय स्प्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपके हाथ में नहीं है कि आप कोरोना को कंट्रोल कर सके, नहीं है आपके हाथ में, पूरे गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है, पर जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस स्टिल स्प्रेड करें। तो जस्ट बिकॉज देर इज कोरोना, जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, you can't stop it, na? I can't stop it. We will do everything that we can, but we can't really, to be honest, control it completely. But what we can do is, don't stop living, don't stop loving, don't stop laughing. आपको डांस करने का शौक है, आप करो ना। आपको पेंटिंग करने का शौक है, आप करो, और इंश्योर करो कि आपके बच्चे भी कर रहे हैं। आपको गाना गाने का शौक है, आप करो। एज अ फैमिली आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है साथ बैठ करके हंसने का, खाना पकाने का, लूडो खेलने का, कुछ भी आप कीजिए ना। जितना आप अपना परिवार, अपने सोसाइटी को पॉजिटिव रखेंगे और सब हंसते रहेंगे, उतनी जल्दी हम इसको साथ में इसका सामना कर पाएंगे। सही कहा आपने। तो जब मैं हर वक्त कोरोना की बात नहीं कर रही होती हूँ और हंस रही होती हूँ और हम सब अपनी जीवन जी रहे होते हैं और बहुत मजाक करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो कभी कभी लोग कहेंगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी पड़ता है, और पड़ता है, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, और इसीलिए मैं हैप्पीनेस एंड चीयर एंड लव स्प्रेड करना चाहती हूँ, फियर नहीं। We all talk about changing this world, making this world a better place to live. हम सब ये कहते हैं। So, is गीली मिट्टी a step towards it? गीली मिट्टी का इसमें क्या योगदान है? हाँ, हम सब बड़ी बातें करते हैं कि let's make the world a beautiful place to live in, of course, but where does it start? लोग कहते हैं charity begins at home. Charity छोड़िए, मैं कहती हूँ मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ। आर यू अ बेटर पर्सन? क्या आप खुश हैं? सब कुछ भूल जाइए लाइफ में, ऐसे पहले सिर्फ अपनी खुशी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से खुश और कंटेंट नहीं है ना, तब तक दुनिया बदलने के बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपने पे काम कीजिए, अपनी खुशी पे काम कीजिए। ऑटोमेटिकली जब आपका घड़ा इतना भरा हुआ होगा ना, तो वो छलकेगा ही और सबके ऊपर जाएगा। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा खुशी और कंटेंटमेंट मिलता है जब आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। पर किसी और के लिए काम करने का मतलब सिर्फ वो एक थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर नहीं होता है, वो आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, कहीं पे भी। बट स्टार्ट वेयर यू कैन इमीडिएटली मेक एन इम्पैक्ट। कई सारे लोग आपको शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा बड़ा सोच रहे होते हैं कि नहीं जी, मतलब ये एक से क्या होगा, ये एक से क्या होगा। बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, पर वही एक 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 करके ही सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि प्लीज डोंट गेट डिप्रेस थिंकिंग कि जी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया बनी किसकी है? दुनिया मेरे और आपसे ही तो बनी है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं ना, आपसे जो बन पड़ता है। जितना आप आज कर रहे हैं उससे 2 काम ज्यादा कीजिए लोगों के लिए, उससे 4 काम और कीजिए। सिर्फ लोगों के लिए नहीं, सारे जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए, कुछ भी छोटी सी छोटी चीज जो आपसे बन पा रही है आप वो कीजिए। बहुत बहुत है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं पंगोट में आपसे मिला था कई साल पहले, तो आप प्रोफेशनल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही थी। यू वर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल मार्शल आर्ट। आप मार्शल आर्ट्स जानती हैं, यू आर एन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट। ये क्या है शगुन, ये बताइए थोड़ा हमें प्लीज।
Yes. I don't know when we met, 2014 और 15 जब मैं मार्शल आर्ट सीख रही थी, फिर मैंने काफी साल तक भी वो कंटिन्यूड रहा. आज की डेट में मैं मार्शल आर्ट ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं रही हूँ, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ. तो मार्शल आर्ट्स अगेन हमारी जो बचपन की जो इनिशिएशंस होती है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहती है. इसलिए हम इतना बोलते हैं कि बच्चे के जो पहले 5 साल होते हैं जीवन के, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर उसका इम्पैक्ट रहता है. तो मेरे बचपन में भी मेरे पिताजी का बहुत इंटरेस्ट था मार्शल आर्ट्स में, और वो मुझे ब्रूस ली की मूवीज दिखाते थे और मुझे प्रैक्टिस कराते थे घर में. फिर कहीं हमारे जीवन के भाग दौड़ में वो छूट गया था, और फिर जब मुझे मौका मिला कि अब मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो कहीं अंदर दबा रह गया था, तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट किया मार्शल आर्ट्स में कि मैं सचमुच इसको सीखना चाहती हूँ. पर मैं ऑनेस्टली बिलीव करती हूँ कि मार्शल आर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बच्चों के लिए और सभी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ये मारधाड़ नहीं है, ये डिसिप्लिन इन लाइफ है, ये एक लाइफस्टाइल है. तो ये आपको एक अच्छा इंसान बनाता है अगर आपने प्रॉपर मार्शल आर्ट्स किया. और मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि जब आप, आजकल ट्रू मास्टर्स मिलते नहीं है, ट्रू टीचर्स मिलते नहीं है, पर जब आप उनके साथ एसोसिएट होंगे तो ये आपके लाइफ में ना, स्टूडेंट्स की लाइफ में ये आपको एक डिसिप्लिन बांधता है कि कैसे पूरे परिश्रम के साथ, फोकस के साथ आप कोई चीज को सीख सकते हैं और अपना जीवन उसको डेडिकेट कर सकते हैं. और वो भी किस लिए, अगर आप ट्रू मार्शल आर्टिस्ट को देखेंगे या कोई भी ऐसी मूवीज देखेंगे, आप ओल्ड मूवीज देखेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि ये सीखा जाता है लोगों की रक्षा करने के लिए जब जरूरत हो. ये इसलिए नहीं सीखा जाता कि आप बस सड़कों में जाकर के आप लड़ाइयाँ शुरू कीजिए या कहिए जी मैं तो मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं सबको फाइट करके दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ. ये इसलिए नहीं होता, ये भी सर्विस के लिए होता है. सो एनीथिंग दैट इज मेंट फॉर सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज ऑलवेज अ ब्यूटिफुल थिंग, और उसके रास्ते कई हैं. मार्शल आर्ट्स इज वन ऑफ दोज, एंड मेरा एक बहुत कोर पैशन है वो, और हमेशा रहेगा. एंड इट्स ऑल्सो वेरी क्लोज टू डांसिंग. तो आजकल मेरा फोकस ज्यादा डांस में है मोर देन मार्शल आर्ट्स, बट अगेन द टू आर रिलेटेड, दे आर नॉट अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जनरेशन नेक्स्ट को, जो यंग ब्रीड है, हमारी ब्रिगेड है खासकर हिंदुस्तान की, उसको प्रोफेशनली और पर्सनली शगुन क्या मैसेज देना चाहेंगी, प्लीज. मैंने कई साल पहले, आई थिंक मेरे MBA डेज के जस्ट बाद एक इंटरव्यू में ये बोला था, और आज मुझे ये याद आ रहा है. उसके बाद से मैंने ये नहीं बोला है, पर जब मैं यूथ के बारे में सोचती हूँ या अपने उन डेज के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यही याद आता है. तो मैंने कहा था, आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गेव और टुक एन एक्सक्यूज. और शायद मैं फिर से इतने सालों के बाद आज मुझे ये याद आया है, तो मैं फिर से यही बोलना चाहती हूँ. द कोर थिंग इज, एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए. ये गलत है, वो गलत है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ये नहीं मिला, हु केयर्स, नहीं फर्क पड़ता. आज की डेट में आपकी लाइफ आपके हाथ में है. नेवर रन अवे फ्रॉम योर पैशन, नेवर रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क. बी प्रैक्टिकल. यू हैव टू बी पैशनेट एंड प्रैक्टिकल, एंड बोथ ऑफ देम गो टुगेदर. बट कभी भी लाइफ में एक्सक्यूज मत दीजिए, और ये एक्सक्यूज किसी और के लिए नहीं है, ये आपके लिए है. देयर आर 1,000 reasons why you couldn't do something, and there is only one reason really, and that is you yourself. तो अगर आपने ठान लिया है कि आपको कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती. आप वो करोगे, चाहे
कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा हो, चाहे जीवन में कितनी भी दिक्कतें हो, और ये मैं सिर्फ प्रीच करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कठिनाइयां, बहुत दिक्कतें, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में जो आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो बस ये एक्सक्यूज वर्ड अपने लाइफ से प्लीज हटा दीजिए, एंड लिटरली द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर होम, व्हाटएवर यू कॉल इट। आप जो चाहे आप कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता है, कुछ भी कर सकते हो आप, ये दुनिया बदल सकते हो। शगुन, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। और बट ये वादा है कि अगला इंटरव्यू जो है वो मैं अपने दल बल के साथ, बिल्कुल पूरी कैमरा टीम के साथ, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मेकअप, प्रोड्यूसर्स, सबके साथ आपके गीली मिट्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास आऊँगा, पहाड़ों पर ट्रैक करके, और वहाँ आपसे रूबरू होऊंगा, वहाँ बातें करेंगे और वहाँ विजुअली चीज़ों को बेहतर ढंग से देखेंगे और समझें। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाता हूँ, मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी औकात पसंद है। जी हाँ। आज सोशल सुमित डिजिटल में इतना ही। फिर से मुलाकात होगी। और जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा। कोरोना काल में स्थितियाँ बहुत ग्रिम हैं, तो प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, दुआ कीजिए कि चीज़ें सामान्य हो जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।